चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग सर। देखिए क्या पढ़ना है आज हम लोग। पॉलिटेक्निक में क्लास 9 और 10 दोनों से आता है, ठीक है। तो नाइन्थ का भी आपको एटलीस्ट साइंस का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो नाइन्थ का उसमें लगभग फिजिक्स में 5 चैप्टर है। कितना चैप्टर? 5। 5 चैप्टर का न्यूमेरिकल मतलब जितना भी फार्मूला हो सकता है फार्मूला पूछा जाता है, ठीक है। तो फार्मूला पाँचों चैप्टर का पढ़ना होगा। जैसे कौन कौन सा चैप्टर है एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहला चैप्टर है मोशन। क्या? मोशन, जिसको क्या बोलते हैं? गति। दूसरा बल तथा गति के नियम। तीसरा गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। और चौथा है एनर्जी, वर्क, एनर्जी एंड पावर। और पांचवा है साउंड। पांचों चैप्टर का जितना भी फार्मूला बन सकता है सब हम लोग एक एक करके यहाँ भी करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 9th वाला भी पढ़ना पड़ेगा और 10th वाला भी, उसके बाद ही सिलेक्शन का श्योरिटी है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का। सबसे पहला चैप्टर क्या है? मोशन। क्या? मोशन। मोशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मोशन को हिंदी में बोलते हैं गति। क्या बोलते हैं? गति, ठीक है। इसका पूरा चैप्टर हम लोग को थोड़ा थोड़ा पढ़ना, उसके बाद उसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, जितने फार्मूला बन सकता है वो सब हम लोग करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो पूरा चैप्टर का हम थोड़ा थोड़ा आइडिया देते जाएंगे। गति, वस्तु को गति में कब कहा जा सकता है? जब वो समय के साथ अपना स्थान परिवर्तित करती है तब हम उसको गति में कहते हैं। जैसे पंखा चल रहा है, पंखा क्या समय के साथ क्या कर रहा है? घूम रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे गति। और विराम, रेस्ट किसको बोलते हैं? जब वस्तु एक जगह पर स्थिर हो, चल नहीं रहा हो समय के साथ, उसको क्या बोलते हैं? रेस्ट या विराम की अवस्था में। तो ठीक है, हम लोग न्यूमेरिकल दिखने वाले हैं इसका। सबसे पहला फार्मूला क्या है इसका जो आता है? पहला फार्मूला है भी, लॉज ऑफ मोशन। भी बराबर क्या होता है? यू प्लस ए टी। यू प्लस ए टी। उसके बाद एस, एस बराबर क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हो गया। और यहाँ से एक्सेलरेशन का यूनिट होता है v माइनस यू बाई टी। कौन सा सिंबल किसके लिए ये भी लिखा देंगे। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है याद रखोगे। देखो ये त्वरण है, त्वरण का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत पूछता है। उसके बाद हम लोग पढ़ना स्पीड, और स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस मतलब हो गया दूरी, और ये टाइम का हो गया सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या होगा तुम्हारा? इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। स्पीड मतलब वो हिंदी में क्या बोलते हैं? चाल। क्या बोलते हैं? तो चाल बराबर कितना हो गया? दूरी बटे समय, ठीक है। इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद लिखते हैं किसका यूनिट क्या क्या होता है। जैसे यू क्या होता है आपका? इनिशियल वेलोसिटी। वेर यहाँ पे लिखेंगे यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। भी क्या है? फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। ये हो गया आरंभिक वेग, मतलब गाड़ी शुरुआत में जो स्पीड में रहता है ना उसको बोलते हैं इनिशियल। मान लें गाड़ी चलाना हम शुरू किए हैं, शुरुआत में मेरा 10 का स्पीड में चला रहा है, कितना? 10 का, तो ये हो जाएगा यू। और फिर एक्सेलेटर बढ़ा के उसको हम 20 का स्पीड में कर देंगे तो ये हो जाएगा अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, ठीक है। उसके बाद एस है। एस किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग? डिस्टेंस के लिए। एस किसके लिए? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? दूरी। डिस्टेंस क्या होता है? दूरी। और टी फोर क्या हो गया? टाइम। टी फोर टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, और टाइम मतलब समय होता है। टाइम मतलब समय। और कुछ बचा क्या? यू भी टी सारा बता दिए। एस भी आ गया। ए से आ गया। ए से क्या होता है? त्वरण, एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? त्वरण। नोट कीजिए इसको। देखिए फर्स्ट चैप्टर में हम लोग मोशन वाला में जितना न्यूमेरिकल था सारा उसके लिख लिया। अब हम लोग सेकंड चैप्टर में आते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। बल, बल क्या होता है? बल, फोर्स इक्वल टू क्या होता है? ऐसे मैथमेटिकली देखें तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। बल एक तरह का धक्का या खिंचाव है। धक्का या जब किसी वस्तु को हम धकेलते हैं या खींचते हैं तो उसका हम किसका प्रयोग करते हैं? बल का, ठीक है। और बल कहाँ से मिलता है हमें?
बल की प्राप्ति होती है मतलब ऊर्जा से। अगर हमारे शरीर में एनर्जी है तो हमारे पास बल होगा, तो ऊर्जा भी पढ़ना और बल भी पढ़ना है, ठीक है। तो बल एक तरह का धक्का या खिंचाव बोल सकते हैं। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन। पूछता बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन, ठीक है। चलिए फोर्स का हम लोग पढ़ते हैं। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। वेर जहाँ एफ से क्या हो गया? फोर्स। एफ से फोर्स। फोर्स मतलब क्या होता है? बल या ताकत। एम से क्या हो गया? मास। मास को हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। एक्सेलरेशन तो अभी तुरंत लिखा है। ए बराबर क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्वरण। मात्रक देखो, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन। मास का यूनिट क्या होता है? केजी। और त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हम एक और फॉर्मूला भी पढ़ें। ए बराबर अभी पढ़े ना? ए बराबर क्या पढ़े? याद करो, v माइनस यू बाई टी, यही पढ़े। तो यहाँ से फोर्स का एक और फॉर्मूला हो सकता है। क्या हो सकता है देखिए? ये हो सकता है। नोट कीजिए। देखिए हम लोग क्या देखें? बल पढ़ लिए। इसमें न्यूटन के 3 गति का नियम पढ़ना है। देखिए हम बताते हैं। पहला गति का नियम क्या है? पहला गति का नियम है कि देखिए कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहेगा जब तक उसमें कोई बाहर भी बल लगाया नहीं जाए। जैसे मार्कर है, इसको हम यहाँ छोड़ देते हैं तो एक दिन बाद भी यहीं पे रहेगा, ठीक है। जब तक इसमें हम लोग बल नहीं लगाएं तब तक ये अपना स्थान में परिवर्तन नहीं करेगा। इसी को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यह है न्यूटन का पहला गति का नियम। दूसरा गति का नियम क्या है? यही वाला। दूसरा गति का नियम ये है, बल का मान क्या होता है? न्यूटन का पहला नियम बता दिए। पहला गति का नियम क्या है? कोई वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो उसी अवस्था में रहता है जब तक इसमें कोई बाहर से बल लगाया नहीं जाता। दूसरा गति का नियम भी हम लोग पढ़े, एफ इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी। तो इसमें क्या बताया कि बल का जो मान होता है वेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तीसरा गति का नियम क्या है? किसी वस्तु को आप जितना बल लगाओगे वो भी आप पे उसका बल लगाएगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर आपका, जैसे आप किसी पे लगाते हैं बल, जैसे दीवार को आप धकेल रहे हैं तो दीवार भी आप पे बल लगा रहा है। तो इसको हम लोग बोले हैं न्यूटन का तीसरा गति का नियम। तो बल का मात्रा क्या हो गया? न्यूटन। फोर्स इक्वल टू क्या हो गया? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूला था। और एक पढ़ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम पढ़ाते हैं पहले। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। देखिए मोमेंटम, मोमेंटम को हम लोग क्या किसे दिखाते हैं? पी से। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम को हिंदी में क्या बोलते हैं? संवेग। संवेग बराबर एम से क्या हो गया? मास हो गया द्रव्यमान, और वी से हो गया वेलोसिटी वेग। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। यूनिट में अगर हम बात करें इसका यूनिट क्या होगा? द्रव्यमान का होता है केजी और वेग का होता है मीटर पर सेकेंड। तो अगर संवेग का मात्रा अगर कोई पूछ दे तो यही बोलना है, क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड। जल्दी नोट कीजिए इसको। अगला पढ़ना है कौन सा चैप्टर हमको? ग्रेविटेशन। कौन सा? ग्रेविटेशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? देखिए अगर दो ऑब्जेक्ट है, ध्यान दोगे, कोई दो सामान है। पहला सामान को हम लोग वस्तु है, पहला ए, दूसरा क्या है? बी। तो ये दोनों ब्रह्मांड में इसका पहले गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है? ये देखिए ब्रह्मांड में पूरा कहीं पे भी अगर दो वस्तु है तो पहला वस्तु दूसरे को अपनी ओर खींचता है और दूसरा वस्तु पहले को अपनी ओर खींचता है, ठीक है। तो पहला इस पर जितना बल लगाता है दूसरा भी उस पर उतना ही बल लगता है। तो ये पूछा गुरुत्वाकर्षण का जो ये बल है वो कौन सा नियम को फॉलो करता है? आकर्षण का, एट्रैक्शन। कौन सा? एट्रैक्शन। ये किस टाइप का फोर्स है? तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, आकर्षित बल है। ये इस पर जितना बल लगाएगा ये भी इस पर उतना ही बल लगाएगा, कोई भी वस्तु ब्रह्मांड में। तो मान लेते हैं पहले वस्तु का द्रव्यमान जो है वह क्या है? m1 है। दूसरे वस्तु का द्रव्यमान क्या है? m2 है। और दोनों का बीच का जो दूरी है वो क्या है? d, डिस्टेंस है, d है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है? ये जो नियम है उसको हम बताते हैं।
देखिए यहाँ पे कौन सा नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है, जिसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। लॉज ऑफ ग्रेविटेशन नियम क्या करता है, ये देखिए, जो बल का मान है, बल का मान है, ये फोर्स का एफ से क्या हो गया, फोर्स एफ से क्या हो गया, बल का मान कितना होगा, तो फोर्स बराबर होता है जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर। ये बल का मान है। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, याद रखना। m क्या है, पहले वस्तु का द्रव्यमान, m2 क्या है, दूसरे वस्तु का द्रव्यमान, और बीच का दूरी क्या है, d। ठीक है, तो जहाँ पे g क्या है, g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नियतांक। नियतांक क्या बोलते हैं, इसका वैल्यू आपको याद रखना होगा, पूछता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, एम क्या, पहले वस्तु का द्रव्यमान, और ये दूसरे वस्तु का द्रव्यमान, और बीच की दूरी क्या है, डी। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, ये देखिए, बोलेगा अगर दोनों के बीच का दूरी को दुगुना कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए, देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है बताते हैं। यहाँ पे यदि दूरी को 2 टाइम्स यानी दुगुना कर दिया जाए, तो बल पे क्या परिवर्तन होगा, बल पे क्या परिवर्तन होगा। m और m2 वही रहा और d में परिवर्तन किया जा रहा है, तो अगर ये 2 का परिवर्तन करेगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। यहाँ देखो f बराबर कितना है, 1/d स्क्वायर है। अगर ये ऐसा कॉन्स्टेंट रहती है, अगर ये नहीं चेंज हुआ तो 1/d, d क्या हो गया, दुगना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, यानी बल का मान हो जाएगा 1/4। बल का मान हो जाएगा 1/4। ये पूछता है इस टाइप से, और दूसरा टाइप ऐसे पूछता है, यदि m1 को दोगुना कर दिया जाए और m2 को भी दोगुना कर दिया जाए, और बीच का जो दूरी है वो फिक्स है यानी कांस्टेंट है, वो नहीं बदल रहा, तो f पे क्या परिवर्तन होगा। देखिए f पे क्या परिवर्तन होगा, तो इस यहाँ पे बैठाते हैं, तो ये कुछ नहीं चेंज हुआ, ये हो गया 2 गुना, ये हो गया 2 गुना, तो 2 गुना के 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 दुगुना। तो ये अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 इंटू 2 और d फिक्स है, d क्या है, फिक्स है, g और d फिक्स है, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, यानी कि ये बल कितना हो जाएगा, 4 गुना। ठीक है, नोट कीजिए। यहाँ पे देखिए कैपिटल जी का वैल्यू लिखा दिए, स्मॉल जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर। याद रखोगे, इसको बोलते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों में क्या रिलेशन है, देखिए ये पूछता है, तो G = gm/r²। ये बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा भी क्या, स्मॉल g = gm बाई, बोले छोटा जी और बड़ा जी में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, तो G = gm/r², जहाँ पे बड़ा m क्या है, जहाँ बड़ा m क्या है, बड़ा m है मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी कितना भारी है, r क्या है, रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ। याद है पृथ्वी कितना भारी है, बोलिए, मास ऑफ अर्थ इसका है 6 × 10⁻24 kg। 6 लिख के 24 ठो जीरो लगा देंगे, वो हो जाएगा मास ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, याद रखना। ठीक है, जी का वैल्यू, और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है, याद रखोगे, जी का वैल्यू अगर ऊपर की ओर है, अगर किसी चीज़ को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, कहाँ फेंकते हैं, ऊपर की ओर, तो जी क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि स्पीड घट जाएगा। अगर वस्तु को हम नीचे की ओर फेंक रहे हैं तो जी का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा। तो यहाँ पे भी ना जो न्यूमेरिकल हम लोग पढ़े हैं, v = u + at, तो उसके जगह पे क्या हो जाएगा, v = u + gt, यानी a के बदले g, a के बदले g, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद v² = u² + gt, ऐसा भी हो सकता है। वहाँ पे क्या था, 2as, तो यहाँ पे लिखे हैं 2gt। और एक चीज़ और सुनो, जैसे वस्तु कितना दूर जा रहा है, जो मेरा दूरी तय कर रहा है, उसको हम लोग किससे दिखाते हैं, हाइट से। किससे, हाइट से। तो यहाँ पे जहाँ s लिखते थे वहाँ h लिखेंगे। h बराबर क्या हो गया, ut + ½ gt²। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले हम पढ़ना वर्क।
क्या पढ़ना? वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर बल जिस दिशा में है वस्तु भी उसी दिशा में विस्थापित हो रही है तो ये होगा। मतलब किसी चीज़ पे हम धक्के ले आगे और वो भी आगे हम फोर्स लगाए हैं, और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन भी क्या हो रहा है? आगे हो रहा है। जैसे यहाँ पे है, इस तरह धकेल दिए, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? थीटा 0 डिग्री। तो हम यहाँ इसको ये लगाते हैं। और एक फॉर्मूला डब्ल्यू का याद रखोगे, डब्ल्यू इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। जब कोई एंगल होगा, जैसे फोर्स और इसके बीच में कोई एंगल बन रहा है, तो फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, तो इसके बीच में कोई एंगल होगा तो कितना हो जाएगा? ये फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर दोनों के बीच का एंगल सेम होगा, थीटा 0 होगा, तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस होगा। ठीक है, सिंपल बात है। अगर फोर्स और डिस्टेंस देगा तो वर्क निकाल लेंगे। अब एफ एस और थीटा भी देगा तो इसको लगा देंगे। 10 तक में तो यही काम देता है, 11 में आओगे तो इसका काम देगा, डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब काम कितने तरह का होता है? काम 3 तरह का होता है। कितना? 3 तरह का। एक पॉजिटिव वर्क, एक नेगेटिव वर्क और एक जीरो वर्क। ठीक है, हम यहाँ पर लिखा देते हैं कैसे कैसे काम होता है। केस 1, यदि थीटा कितना बन रहा है? थीटा का केस 1 हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। यदि थीटा का वैल्यू कितना है? 90। कितना? जैसे कोई रेलवे स्टेशन पे कुली है, कुली कोई सामान को ढो रहा है, तो विज्ञान की दृष्टि से यानी साइंस की दृष्टि से वो कोई काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 बन रहा है, दोनों के बीच का एंगल 90। अब देखिए होता क्या है, ये फोर्स लग रहा है नीचे और वस्तु जा रहा है आगे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90। और कोस 90 कितना होता है? 0। डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस। ध्यान दोगे, यहाँ हो जाएगा कोस 90, कोस 90। कोस 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो यानी कि कौन सा काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ, यानी साइंस के अनुसार उस कुली कोई भी काम नहीं किया। तो ये केस 1 है। चलिए जल्दी इसको लिखिए। केस 2, यदि थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो उस समय जो काम होगा वो कैसा काम होगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव धनात्मक काम होगा। कैसा होगा? धनात्मक। और यदि थीटा का मान, ठीक है, अगर 90 से पार कर गया या थीटा का मान 180 हो गया, ऐसा कब होता है? देखो, अगर वस्तु पे हम बल लगा रहा आगे और वस्तु जा रहा पीछे, ध्यान दोगे ये वाला कहाँ पे आपको दिखेगा? जैसे पहाड़ पे आपके तरफ कोई पत्थर आ रहा है और बड़ा सा पत्थर को आप ऊपर की ओर धकेल रहे हैं, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बनता है? 180। कितना बनता है? 180। और इस वैल्यू इसमें जो काम होगा, यहाँ देखो डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस, और यहाँ पे हो जाएगा कोस 180। कोस 180 का वैल्यू कितना होता है? -1। कितना होगा? -1। तो यहाँ पे जो काम होगा वो नेगेटिव होगा। कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब होता है ऋणात्मक। नेगेटिव मतलब, तो 3 तरह का काम देख लिए, जीरो वर्क, पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? कार्य का ऐसा मात्रक अगर बात करोगे तो देखो, कार्य का ऐसा मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। बल का क्या होता है? न्यूटन। और ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक पढ़ना है, एनर्जी। क्या पढ़ना है? एनर्जी मतलब क्या होता है? ऊर्जा। एनर्जी मतलब ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब एनर्जी का तो यूनिट क्या होगा अभी हम बताएं। एनर्जी का जो यूनिट होता है जूल होता है। क्या होता है? इसका 2 टाइप पढ़ना आपको। ठीक है, एक टाइप पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा टाइप पढ़ना है पोटेंशियल एनर्जी। के ई से क्या हो गया? काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी। और पी से क्या हो गया? पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी। इसको बोलते हैं हम लोग स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। और इसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा।
ठीक है। गति ऊर्जा क्या है? जब वस्तु कोई गति की अवस्था में आता है उस समय जो काम करता है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, और जब वस्तु रुका हुआ है उस समय जो काम होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे तो बताओगे आप हाफ एम बी स्क्वायर, बहुत बार पूछा जा चुका है। पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है? एम जी एच, ठीक है। मोमेंटम पढ़ा है, मोमेंटम का क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ये दोनों में क्या रिलेशन है यही पूछता है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है पी स्क्वायर बाई 2m, पी स्क्वायर बाई 2m, ये बहुत बार पूछा है ये दोनों में क्या रिलेशन है। तो ये p क्या है? मोमेंटम, p क्या है? मोमेंटम, इसको हम बोलते हैं संवेग, यहाँ लिख देते हैं p है मोमेंटम, मोमेंटम को क्या बोलते हैं? संवेग। देखो इस बार भी ये क्वेश्चन देगा यहाँ से, देखो ऐसे देगा, सुनो इधर, यदि मोमेंटम को दुगना कर दिया जाए, क्या पूछेगा? यदि संवेग को दोगुना कर दिया जाए, कितना गुना? दोगुना कर दिया जाए और मास में कोई परिवर्तन ना हो तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? तो ध्यान दोगे ये चेंज नहीं हो रहा, ये चेंज नहीं हो रहा, ये चेंज हो रहा, दोगुना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 4 गुना हो जाएगा। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है पढ़ने का, हर बार ये देते रहता है। हो गया ये गति ऊर्जा तो बता दिए, स्थिति ऊर्जा बता दिए, जल्दी नोट किए। उसके बाद पढ़ना पावर, पावर मतलब क्या हो गया? शक्ति, पावर मतलब शक्ति, शक्ति का यूनिट क्या होता है? वाट, शक्ति का यूनिट वाट। P इक्वल टू होता है क्या? P इक्वल टू होता है W/T, जो कम समय में ज़्यादा काम करता है उसके पास शक्ति ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर समय कम लेता है, काम ज़्यादा कर लेता है तो शक्ति ज़्यादा है। तो P इक्वल टू W/T, और W का यूनिट क्या होता है? जूल, और टाइम क्या होता है? सेकेंड, तो इसको बोल सकते हैं जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, और यूनिट क्या होता है? वाट, याद रखोगे। ये होता है अगर एनर्जी का, अगर हम जाएँ एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, यहाँ वर्क डन इक्वल टू निकालेंगे तो वर्क इक्वल टू होगा पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। तो ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, अगर एनर्जी निकालना है तो पावर इंटू टाइम, वर्क और एनर्जी बराबर होता है, वर्क बराबर होता है किसके? एनर्जी की। इसलिए हम यहाँ से बोल सकते हैं एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया? पावर इंटू टाइम। और एक चीज़ याद रखना, अगर बड़ा कॉमर्शियल यूनिट या व्यावसायिक मात्रा का यूज़ करना है तो किलोवाट आर यूज़ करते हैं, किलोवाट आर, ठीक है। पावर का ही हो गया किलोवाट और टाइम का हो गया आवर। तो ये कितना के बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। पहले भी एक बार लिखाए थे, याद रखोगे, इसको बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। जल्दी इसको नोट कीजिए। और कुछ बचा? 1 किलोवाट में कितना वाट? 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट। अब अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना? साउंड, साउंड मतलब ध्वनि, साउंड मतलब ध्वनि। ध्वनि क्या होता है? ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसको किस में मेजर करते हैं हम लोग? इसका यूनिट होता है बेल, इसका छोटा यूनिट होता है डेसिबल, क्या? डेसिबल, जिसका यूनिट करते हैं हम लोग। अब इसमें बहुत तरह का साउंड हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो साउंड में हम लोग को ज़्यादा फार्मूला नहीं है, 2 ही तो फार्मूला है। और साउंड में हम लोग किस तरह, देखो साउंड में हम लोग क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले देखिए। सबसे पहला फार्मूला जो पढ़ना है आपको, देखिए पहले वेव्स बताते थोड़ा सा। ये क्या है? साइनसोइडल वेव, ठीक है। यहाँ से इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड मतलब आयाम। यहाँ से यहाँ तक का जो यूनिट है इसको बोलते हैं लैम्डा, वेवलेंथ। और यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगता है आने में उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। पहले रुक जाओ, यहाँ पे देख लो, समझ लो क्या बोलना चाह रहे हैं। ये जो दूरी दी हुई है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, लैम्डा, तरंग दैर्घ्य, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगेगा, मान लो t सेकंड लगा, तो टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में? t सेकंड। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 सेकंड में जितना बार साइकिल बना लेगा, जैसे अभी कितना साइकिल दिखा रहा है? 1 साइकिल, कितना? 1। ये आगे और बढ़ेगा ना, तो इस तरह कितना साइकिल हो गया? 2। तो 1 सेकंड में जितना साइकिल मूव करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स आएगा जो याद रखना आपको। जैसे हम लोग यूज़ करेंगे वेवलेंथ, अब लिख सकते हैं, लिखिए वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लोग किससे दिखाते हैं? लैम्डा से। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं?
तरंग धैर्य, तरंग धैर्य। टी फोर क्या हो गया? टाइम, टाइम को क्या दिखाते हैं? सेकेंड। और एक वो टर्म आएगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बारंबारता। दोनों में क्या रिलेशन है ये देखो, वेव वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? वेव वेलोसिटी इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। एक ये फॉर्मूला यूज़ करेगा। वी फोर क्या है? वेलोसिटी। वी फोर साउंड का वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वेग। एफ से क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? याद रखो, हर्ट्ज। क्या होता है? ये पूछता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। वेलोसिटी का क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। टाइम का क्या हो गया? सेकेंड। वेवलेंथ का होता है मीटर, वेवलेंथ का मीटर। और एक रिलेशन है, एक याद रखना, वेव वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। और एक पढ़ना आप लोग को, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t, 1/t, और t इक्वल टू 1/ फ्रीक्वेंसी। और एक तो फॉर्मूला पढ़ना है, वेव वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। एक देखो, एक थोड़ा सा यहाँ देखोगे, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है उसके बदले अगर हम 1/t लिखे, फ्रीक्वेंसी के बदले 1/t लिखे, और यहाँ लेमडा है, ध्यान दोगे, लेमडा बाई टी हो गया, लेमडा बाई टी। यहाँ देखो क्या चेंज किया हम, यहाँ था मेरे पास क्या? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, और फ्रीक्वेंसी के बदले हम क्या लिखे? 1/t, 1/t। लेमडा वन जा लेमडा, लेमडा बाई टी। और हम पढ़े स्पीड इक्वल टू क्या? डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम हो गया। तो ये भी हो सकता है v इक्वल टू लेमडा बाई टी। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज ये वाला होता है, इसका सबसे ज़्यादा यूज है, बहुत बार पूछा है ये वाला। दो सुनने का क्या होता है? रेंज होता है, ऑडिबल रेंज होता है। कहाँ से कहाँ तक हम लोग सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच के रेंज को हम लोग सुन सकते हैं। ये भी पूछा गया, ऑडिबल रेंज, ऑडिबल रेंज मतलब कितना से कितना तक हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है। श्रव्य प्रास इसको बोलते हैं, कितना सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज। ये बहुत बार पूछा गया, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000, 20,000 हर्ट्ज। तो इसके बीच में अगर कोई फ्रीक्वेंसी वाला साउंड रहेगा सुन लेंगे। 20 और 20,000 के बीच में, जैसे 40 वाला रहेगा तो सुन लेंगे। कोई भी 20 और 20,000 के बीच में जो भी आएगा उसको हम लोग सुन सकते हैं। ये हम लोग का कैपेसिटी है कान का, ऑडिबल रेंज इसको बोलते हैं। इस 20 से कम रहेगा तो नहीं सुन सकते हैं, 20,000 से ज़्यादा रहेगा तो नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। जो 20 से कम रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक वेव्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अवश्रव्य, अवश्रव्य। ये क्या होता है? 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम, इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। और अगर अल्ट्रासोनिक, देखिए क्या अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है? 20,000 से ऊपर, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। अगर इससे ज़्यादा होगा तो इसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राश्रव्य, प्राश्रव्य तरंगे। इससे कम नहीं सुन सकते, इससे ज़्यादा नहीं सुन सकते। अल्ट्रासाउंड मशीन देखे ही होगे, उससे हम बहुत सारा मेडिकल में यूज होता है उसका। अब एक और पढ़ना, सोनिक बूम। चलिए इसको पहले लिख लीजिए। उसके बाद आपको पढ़ना सोनार। सोनार मतलब क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका यूज कहाँ करते हैं? समुद्र की गहराई मापने में, समुद्र की गहराई मापने में। जैसे मान लेते हैं ये समुद्र का गहराई हमको निकालना, यहाँ तक गहरा है, यहाँ पे क्या है? पानी वाला जहाज़ है, यहाँ ट्रांसमीटर लगा रहता है, ध्यान दोगे, ट्रांसमीटर यहाँ लगा हुआ रहता है। यहाँ से पहले तरंग क्या जाता है? नीचे जाता है, और यहाँ सतह से टकराता है, फिर वापस आता है। तो अगर जाने में 100 मीटर, आने में 100 मीटर, कितना हो गया? 200 मीटर। तो जाने में d, आने में d, तो d और d कितना हो गया? 2d।
तो यहाँ पे इसका अगर हम फार्मूला निकालेंगे, स्पीड बराबर क्या पड़े हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे, इसका क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी इक्वल टू जाने में डी आने में डी कितना हो जाएगा 2d बाई टी, यही है। ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है यहाँ पे, जाने में डी आने में डी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्को, क्या बोलते हैं, इक्को साउंड सुने हो, जैसे जो हम बोलते हैं तो वापस वो वही सुनाई देता है। वो पहाड़ी इलाका में जाओगे तो वहाँ पे गूंजता आवाज़ है। ऐसा कब कब हो पाता है, जैसे अभी हम बोल रहे हैं यहाँ से मेरे दीवार का बीच का दूरी कितना होगा, लगभग 5 मीटर, कितना 5 मीटर। मेरे और दीवार के बीच का दूरी लगभग 17 मीटर होगा, कितना 17 मीटर होगा। तब वहाँ पे इक्को साउंड क्रिएट होगा, वहाँ पे डबल सुनाई देगा। एक बार बोलेंगे तो उधर से ही आवाज़ आएगा। तो ये डिस्टेंस भी पूछता है कितना होना चाहिए, 16.6 या 17 मीटर। तो कितना होना चाहिए इक्को के लिए, जो डिस्टेंस आप लोग याद रखोगे 17 मीटर लगभग। इक्को सुनने के लिए कितना होना चाहिए, ये भी पूछा जा चुका है, जितना भी बताएं आज क्लास में सब पूछा जा चुका है। 17 मीटर, ये याद रखना। 16.6 होता है तो लगभग 17 मीटर अप्रॉक्स, लगभग। क्लास 9 में 5 चैप्टर था, पाँचों चैप्टर बता दिया गया। पाँचों में जो न्यूमेरिकल था सब बता दिया गया, ठीक है। अब फार्मूला आप लोगों को लिख के याद कर लेना है। कल नया कुछ स्टार्ट करेंगे, पढ़ाई करते रहिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।